हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था, अभी इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने oogenesis कंप्लीट किया। तो फर्टिलाइजेशन उसी के आगे का ही भाग है। हमने ये पढ़ा था कि oogenesis में कि जब ओवम बनेगा तो उसका फर्दर डेवलपमेंट तब हो, जब अगर निषेचन होगा तो उसका फर्दर डेवलपमेंट होगा। नहीं तो अगर निषेचन नहीं होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये आप जब पिछले नोट्स आप टैली करेंगे तो समझ में आएगा कि हमने ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया होती है तो आगे क्या प्रोसेस होता है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम। तो फर्टिलाइजेशन या निषेचन क्या होता है? फ्यूजन होता है यानी कि युग्मन होता है शुक्राणु का अंडक कोशिका से। द स्पर्म्स ऑफ मेल आर ट्रांसफर्ड बाय द पेनिस टू द वेजाइना ऑफ द फीमेल। यानी कि शुक्राणु जो होते हैं, पुरुष के शुक्राणु, वो शिशन से वेजाइना में ट्रांसफ़र होते हैं। फ्रॉम हेयर दीज एंटर इनटू द यूट्रस। अब वेजाइना यानी कि योनि से ये गर्भाशय या यूट्रस की तरफ पहुंचते हैं। और अब यूट्रस से कहाँ जाएंगे? एम्पुला। और एम्पुला जो कि किसका भाग होता है? अंडवाहिनियों यानी कि फैलोपियन ट्यूब का। और यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी? फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। फॉर फर्टिलाइजेशन द स्पर्म अंडरगो सम चेंजेस फॉर अबाउट 7 आवर्स। और ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया में क्या होगा? मेन कि जो स्पर्म है यानी कि शुक्राणु है उसमें कई प्रकार के परिवर्तन होंगे और ये करीब लगभग 7 घंटे तक चलेगा। ये इन जो चेंजेस होते हैं उनको हम कैपेसिटेशन कहते हैं या सामर्थ्य धारिता। यानी कि अब ये सामर्थ्य यानी कि ये इतने चेंजेस होंगे इसमें कि ये उसको ओवम के को फ्यूज़ करने के लिए रेडी हो जाएगा। ये चेंजेस इसीलिए होते हैं कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है वो आसानी से हो जाए। The secretions of the acrosome help the sperm to enter into the cytoplasm of the ovum। अब हमने जब स्पर्म का डायग्राम जब डिस्कस किया था तो हमने स्पर्म के डायग्राम में ये देखा था कि स्पर्म में जो भाग होते हैं उसमें जो सबसे ऊपरी भाग होता है, शुक्राणु का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको हेड कहते हैं। और हेड के ऊपर ही एक एक्रोसोम का पोर्शन होता है। और ये एक्रोसोम जो होता है इसमें एंजाइम्स होते हैं और ये कुछ सिक्रीशंस करता है यानी कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है जो कि स्पर्म को हेल्प करते हैं, उसकी मोटिलिटी में हेल्प करते हैं जिससे कि वो ओवम के अंदर जा सके थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसको oocyte में एंटर करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा दोनों को पास करके जाना होता है। This induces the completion of the meiotic division of the secondary oocyte which results in the formation of a haploid oocyte। जैसे ही ये प्रोसेस होती है उससे मियोटिक डिवीजन जो हमारा पहले चल रहा था, जब हमने जो oogenesis पढ़ा था कि सेकेंडरी oocyte डिवाइड होता है, तो वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। और ये क्या फॉर्म करता है? सेकेंडरी oocyte एक हैप्लॉइड oocyte और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी। The haploid nucleus of the sperm and that of ovum fuse together to form a diploid zygote। अब ये जो हमारा haploid oocyte बना, ये किससे फ्यूज़ करेगा? ये आगे चल के स्पर्म से फ्यूज़ करेगा और फ्यूज़ करके ये क्या बनाएगा? एक डिप्लॉइड या द्विगुणित जाइगोट बनाएगा। ये जो क्रियान की इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम निषेचन कहेंगे। ये छोटी सी प्रक्रिया होती है। इसमें आप ये देखेंगे कि डायग्राम भी साफ क्लियर है। इसमें आप देखिए कि ये एक ओवम का डायग्राम है। इसमें जो स्पर्म है, कई स्पर्म एंटर कर रहे हैं पर एक ही स्पर्म जो है वो पास कर पाता है जोना पेल्यूसिडा को।
जैसे ही ये इसको टच करता है, पारभासी स्तर को टच करता है, तो ये जो लेयर होती है ये अन्य शुक्राणुओं के लिए अभेद बन जाती है। यानी कि अब जब फर्स्ट शुक्राणु जो है, या जो शुक्राणु टच कर रहा है, तो बाकी के शुक्राणु के लिए अब ये अभेद हो जाएगी, यानी कि ये एंटर कर नहीं पाएंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सिर्फ एक ही स्पर्म जो होता है, उसी की न्यूक्लियस जो होती है वो किससे फ्यूज करती है, एग न्यूक्लियस से जाके फ्यूज करती है और एक छोटी सी द्वितीय ध्रुव कोशिका तथा बड़ी अंडाणु कोशिका में विभक्त हो जाती है। अब शुक्राणु का केंद्रक जो होता है वो अगुणित और मादा का जो होता है वो मादा के केंद्रक के समीप आ जाता है। दोनों पूर्व केंद्रकों के समेकन से द्विसूत्री युग्मनज बन जाता है। अब इनके दोनों का जब फ्यूजन होगा तो हम जो होगा डिप्लॉयड या द्विसूत्री युग्मनज या जाइगोट बन जाएगा। अब इसका पाथ भी देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर है कि स्पर्म जो होगा सबसे पहले जो कहाँ से क्रॉस करेगा, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा हमने पहले भी देखा था कि ये सेल्स की लेयर होती है जो उसको ओवम को सराउंड करती है या ऊ साइड के चारों तरफ होती है। अब इससे ये कहाँ जोना कोरोना रेडिएटा से पार करके ये जोना पेलुसिडा के पास आएगा। अब इसको भेद के ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये कहाँ पहुँच जाएगा, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेकेंडरी oocyte। और ये यहाँ पे जाके सेकेंडरी oocyte का जो न्यूक्लियस है और स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो दोनों फ्यूज कर जाएंगे। और इसके आगे जो होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज तक का जो टॉपिक था वो आज हमारा यहीं फर्टिलाइजेशन का कंप्लीट होता है। थैंक यू।